Good afternoon students. Today I am going to make a video for first year students and the chapter name is epidemiology. So what is the meaning of epidemiology? Actually epidemiology itself is a single word and mainly it is derived from the Greek word that is epidemic. एपिडेमियोलॉजी अपने आप में ही एक सिंगल वर्ड है और मेनली इसको लिया गया है एक ग्रीक वर्ड से दैट इज़ एपिडेमिक. एपिडेमिक से क्या बना हुआ है? एपिडेमियोलॉजी बना हुआ है. द वर्ड एपिडेमियोलॉजी इज़ कम्पोज्ड ऑफ मेनली थ्री वर्ड्स. मेनली तीन वर्ड से बना हुआ है ये एपिडेमियोलॉजी. फर्स्ट वन इज़ एपी, देन डेमियो, देन लॉजी. सो एपी मीन्स अमंग, अपॉन, ऑन. डेमोज मीन्स स्टडी पॉपुलेशन और पीपल और community, and logos means scientific study. So it is the scientific study of the disease pattern. mainly जो epidemiology में हम स्टडी करते हैं डिजीज़ पैटर्न का ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर. एक ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर किस तरीके से डिजीज़ क्या हो रही है, उसका पैटर्न क्या है, उसको स्टडी करने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं दैट टर्म इज़ नोन एज एपिडेमियोलॉजी. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी? मेनली एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं तीन कंपोनेंट्स का, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़. कोई भी डिजीज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है उसकी, और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, उनको स्टडी किया जाता है. एंड ऑल्सो द हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस जो भी होंगी एक ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर उसको स्टडी करते हैं. उसके साथ में अब ये जो स्टडी हमने कर लिया फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स बेसिस के ऊपर उसको हमने स्टडी कर लिया, उसके बाद किस तरीके से उस डिजीज़ को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ को. सो दैट टर्म इज़ नोन एज एपिडेमियोलॉजी. मेनली एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं तीन एस्पेक्ट का, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज़ इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो टू प्रमोट द हेल्थ. सो दिस इज़ नोन एज एपिडेमियोलॉजी. नाउ mainly there are three components that are very important in epidemiology as I told you before, that is frequency, distribution and determinants. So what is the meaning of disease frequency? डिजीज़ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? डिजीज़ फ्रीक्वेंसी में मेनली हमने देखना है उस डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी का पता कैसे लगेगा? इसको मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रेट एंड रेशो. उस डिजीज़ की रेट क्या है, रेशो क्या है, उस बेस के ऊपर हम क्या कर देते हैं, उस डिजीज़ फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं. जैसे कि इंसिडेंस रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, ये सारे क्या हो गए इसके अलग अलग रेट और रेशो हो गया. अब ये जो रेट्स और रेशो है ये एसेंशियल होता है क्या कंपेयर करने के लिए, जो डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट पॉपुलेशन या जो दूसरे सब ग्रुप्स हैं उनके ऊपर उसकी डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है उसको कंपेयर करने में ये हेल्प करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस डिज़ीज़ के बारे में कि किस वजह से वो डिज़ीज़ हो रही है, उसके कॉजेज़ क्या हैं या फिर उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसमें क्या करेगा वो हेल्प करेगा. और उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए या फिर उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप कर सकते हैं. सो दिस इज़ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी. नाउ मूव टू द सेकेंड एस्पेक्ट दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़. वट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ मेनली अकर होता है सर्टन पैटर्न्स में. सर्टन पैटर्न्स किस तरीके से वेरी करेंगे आपके, जैसे पर्सनस के, पॉपुलेशन है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है, उन बेसिस के ऊपर वो आपके पैटर्न्स क्या हो रहे हैं, वेरी हो रहे हैं. किस तरीके से वो डिज़ीज़ क्या हो रही है हमारी, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. अब ये जो इंसिडेंसेस होते हैं जितने भी डिजीज़ के, ये क्या हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं किसी एरिया में और किसी एरिया में क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं. मान लीजिए एक डिज़ीज़ है वो एक एरिया में बहुत ही ज़्यादा उसके क्या है, हाई रेशोज़ हैं, बट उसी तरीके से अगर किसी दूसरे एरिया में हम देखा जाए तो उस एरिया में उसकी जो रेशो है, जो रेट्स हैं वो उस डिज़ीज़ के क्या है, कम है. ठीक है. इसके अलावा किस में हेल्प करेगा, ये एनालाइज करने में हेल्प करता है. उसकी वजह से एक डाटा मिल जाएगा हमें जिसकी वजह से हम हेल्प कर सकते हैं क्या, ये आइडेंटिफाई करने में कि रिस्क फैक्टर कितना है उस डिजीज़ का. ठीक है. उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि किसी एक एरिया में क्या हो सकते हैं, उसके इंसिडेंस हाई हो सकते हैं और एक एरिया में क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं. तो वही सेम चीज़ टाइम के हिसाब से भी हो सकती है कि कई टाइम के ऊपर क्या हुआ है, एक टाइम के ऊपर उसके रेट्स बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, हाई है, और डिफरेंट टाइम के ऊपर उसके जो इंसिडेंस है डिजीज़ के वो क्या है, कम है. सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़. किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिजीज़ में, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर या एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर या फिर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर या फिर पीपल्स के ऊपर. अब लास्ट कंपोनेंट है इसका दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़. जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ होते हैं मेनली इसमें हम हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, कॉजेज़ क्या क्या हैं, उसके डिफरेंट कॉजेज़ क्या हैं और रिस्क फैक्टर क्या क्या है. अब ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं या तो उसके रिस्क फैक्टर किसी डिजीज़ के या तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, उससे
उन एस्पेक्ट्स को क्या बोला जाएगा, उनमें बोला जाएगा एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। क्या बोला जाएगा, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। और मेनली ये हेल्प करते हैं फॉर्मुलेट करने में कि डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम्स को हम क्या करें, साइंटिफिकली डेवलप करें, या तो इंटरवेंशंस या तो जो पॉलिसीज़ है डिफरेंट उनको क्या करना है, हमने डेवलप करना है, जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलेगी उसके पॉजिटिव एजेंट को फाइंड आउट करने की, और जो दूसरे रिस्क फैक्टर है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी डिजीज़ की। सो दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। नाउ मूव टू द एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी। क्या क्या एम है एपिडेमियोलॉजी का? तो फर्स्ट एम है एलिमिनेट करना या तो रिड्यूस करना। जितनी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है और रिड्यूस करना है। सेकंड एम क्या है इसका, डिस्क्राइब करना या तो एनालाइज करना डिजीज़ अकरेंस क्या है, किस वजह से वो डिजीज़ अकर हो रही है और किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, इनको एनालाइज करना और इनको डिस्क्राइब करना। इसके अलावा आइडेंटिफाई करना उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कॉजेज़ क्या क्या हैं उसके, उन फैक्टर्स को क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा प्रमोट करना है हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ सोसाइटी एज अ होल, प्रमोट करना है हमने हेल्थ को, ताकि लोगों को पता चले ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट एम है इसका टू प्रोवाइड द डाटा एसेंशियल टू दी प्लानिंग। मेनली जो होता है ये हेल्प करता है किसमें, डाटा प्रोवाइड करवाता है, जिससे हमें एक हेल्प मिल जाता है किसके लिए, फॉर द प्लानिंग, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द सर्विसेज, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ में ट्रीटमेंट भी होती है उस डिजीज़ की। सो दीज आर द वेरियस एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। नाउ मूव टू द यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। क्या क्या यूजेस होते हैं इसके एपिडेमियोलॉजी के? फर्स्ट यूज़ ये होता है इसका कि ये डिस्क्राइब करता है कि जो हेल्थ स्टेटस क्या है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस क्या है उसको डिस्क्राइब करने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके अलावा सेकंड यूज़ क्या हो सकता है इसका, इवेलुएशन ऑफ द इंटरवेंशन, जो डिफरेंट इंटरवेंशंस है उनको क्या करना है, इवेलुएट करना है। नेक्स्ट, इट आल्सो हेल्प इन प्लानिंग हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। डिफरेंट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है या पब्लिक पॉलिसीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, या तो डिफरेंट प्रोग्राम्स को क्या करवाया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पॉजिटिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं डिजीज़ के, वेदर इट इज़ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रहा है, या तो कोई किसी भी डिजीज़ की वजह से हो रहा है। इसके अलावा टू प्लान एंड इवेलुएट हेल्थ सर्विसेज को प्लान करना और इवेलुएट करना। और लास्ट यूज़ है इसका टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़। जो डिजीज़ है उसकी नेचुरल हिस्ट्री एक्चुअली में क्या है और किस वजह से वो प्रोग्रेसिवली क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। नाउ मूव टू द मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मेनली देर आर 4 मेथड्स which are important in epidemiology. First one is quantitative studies, second one is descriptive study, third one is analytical studies and last one is experimental studies. तो one by one इनको हम explain करेंगे। तो फर्स्ट वन है दैट इज़ क्वांटिटेटिव स्टडीज़। जो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ होती है उसमें मेनली जो होते हैं बेसिक मेजरमेंट यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी। जो बेसिक मेजर किस तरीके से हम क्वांटिटेटिव स्टडीज़ कर सकते हैं वो डिपेंड करता है हमारे 3 फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट वन है रेट, सेकेंड वन है रेशो और थर्ड वन है प्रोपोर्शन। रेट का मतलब क्या होता है, रेट मेजर करता है कि एक्रेंस ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड। रेट कितना है, जैसे कि डेथ रेट अगर हमने फाइंड आउट करना तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डेथ रेट इन 1 ईयर, एक साल के अंदर जितनी डेथ रेट हुई है उनका नंबर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। उस टाइम पे जो मिड ईयर उसकी पॉपुलेशन थी उतनी, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो ये हमारा क्या हो गया, डेथ रेट हो गया। सो सेकेंड वन इज़ रेशो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, मेनली इसको एक्सप्रेस में किया जाता है 2 रैंडम क्वांटिटीज़ के बीच में, जैसे x रेशो y है या तो x डिवाइडेड बाय y है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो थे एक सर्टेन टाइम के ऊपर जिनको स्कैबीज हुआ था, ठीक है, उसकी हम रेशो निकालेंगे, या तो कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ऐसे थे जिनको माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या थे, उनको डेफिशिएंसी हो गई थी माल न्यूट्रिशन की एक सर्टेन टाइम के ऊपर, तो स्कैबीज की रेशो होगी या फिर माल न्यूट्रिशन की रेशो होगी। तो दिस वन इज़ रेशो, मतलब क्वांटिटी को चेक करना है, कितनी क्वांटिटी, कितने ऐसे बच्चे थे जिनको स्कैबीज हुआ था, कितने ऐसे बच्चे थे जिनको माल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई थी। तो उस तरीके से हमें क्या लग जाएगा, एक मेज़र हम कर लेते हैं, एक क्वांटिटेटिव स्टडीज़ हमें मिल जाता है। थर्ड वन है इसका लास्ट, दैट इज़ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मेनली जो होती है एक तरह का रेशो होता है जिसके अंदर हम ये इंडिकेट करते हैं कि मैग्नीट्यूड, पूरे होल जितना उसका मैग्नीट्यूड कितना था। इसमें हम जिस तरीके से ए प्रोपोर्शन इज़ यूजुअली एक्सप्रेस इन परसेंटेज, इसमें मेनली हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन विद स्कैबीज इन अ सर्टेन, कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन स्कैबीज के थे एक सर्टेन टाइम के ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन द विलेज एट द टाइम, और उतने ही टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन किसी एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर एक सेम टाइम के ऊपर कितने थे, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से।
सो मेनली क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में हम 3 फैक्टर्स को क्या करते हैं, 3 एस्पेक्ट को देखा जाता है. फर्स्ट वन है रेट, सेकंड वन इज़ रेशो एंड थर्ड वन इज़ प्रोपोर्शन. रेट में सिंपल हम देखेंगे उसका मेज़र करेंगे कितने एक पर्टिकुलर इवेंट में पॉपुलेशन में कितने गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो रही है, वो स्प्रेड हो रही है. रेशो में देखेंगे हम उसका रिलेशन देखेंगे एक रैंडम 2 क्वांटिटीज़ के बीच में. और प्रोपोर्शन में मेनली हम निकालते हैं परसेंटेज. नाउ नेक्स्ट वन इज़ मेजरमेंट अगर हमने करना हो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी. मॉर्टेलिटी क्या होती है, जो डेथ रेट होती है दैट इज़ मॉर्टेलिटी. दीज रेट्स मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ डेथ इन अ कम्युनिटी. मेनली इसमें हेल्प करता है कि कितनी डेथ रेट कितनी है कम्युनिटी के अंदर. सम आर क्रूड लाइक क्रूड डेथ रेट, जैसे कुछ जैसे हो गया जैसे क्रूड डेथ रेट कितना है, या कॉमनली मॉर्टेलिटी रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं. स्पेसिफिक डेथ रेट हो गया, केस फर्टिलिटी रेट्स हो गया, सर्वाइवल रेट्स हो गया. सो मेनली मॉर्टेलिटी में क्या होता है, डेथ रेट्स को मेजर किया जाता है. सेकंड वन है मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी रेट्स जो होती है इट इज़ यूज टू क्वांटिफाई द मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज. मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी भी होती है डिजीज़ की उनको भी मेजर किया जाता है. इसमें मेनली 2 तरीके से हम कर सकते हैं मॉर्बिडिटी. फर्स्ट वन है इंसिडेंस रेट और सेकेंड वन है प्रीवेलेंस. इंसिडेंस रेट में क्या होता है, इसमें इंसिडेंस रेट हम निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़ ड्यूरिंग गिवन पीरियड. कितने नंबर ऑफ केसेस जो हैं एक स्पेसिफिक डिजीज़ के हुए हैं उस पीरियड के दौरान, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ रिस्क ड्यूरिंग दैट टाइम. और उस टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी वो रिस्क फैक्टर्स के ऊपर थी इनटू 1000. ये हो गया हमारा इंसिडेंस रेट. दूसरा वन आता है हमारे पास दैट इज़ प्रीवेलेंस रेट. प्रीवेलेंस रेट कैसे होता है, ये हेल्प करता है, ये रेफर होता है मेनली जितने भी करंट केसेस होते हैं वेदर इट इज़ ओल्ड और न्यू एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. जो उस टाइम पे हैं, चाहे वो ओल्ड केसेस है चाहे वो न्यू केसेस होते हैं, ओवर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन. कोई पॉपुलेशन है उसके अंदर जितने भी उसके करंट केसेस हैं, चाहे वो ओल्ड हैं चाहे वो न्यू केसेस हैं. मेनली जो प्रीवेलेंस है 2 तरीके की होती है हमारी, एक होती है पॉइंट प्रीवेलेंस और एक होती है पीरियड प्रीवेलेंस. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉइंट प्रीवेलेंस एंड पीरियड प्रीवेलेंस. पॉइंट प्रीवेलेंस मीन्स इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस. इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, सिंपल जितने भी जो करंट केसेस होते हैं उसके अंदर ओल्ड और न्यू दोनों आ जाते हैं, वो करंट केसेस होते हैं किसी भी डिजीज़ के एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. एक पॉइंट ऑफ टाइम में उस पॉपुलेशन के अंदर कितने केसेस होते हैं. और पीरियड प्रीवेलेंस में मेनली ये निकाला जाता है, इसमें भी करंट केसेस होते हैं बट एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, लेकिन ये होता है पीरियड ऑफ 1 ईयर. सो दिस इज़ पॉइंट प्रीवेलेंस एंड दिस इज़ पीरियड प्रीवेलेंस. नाउ सेकेंड मेथड इज़ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी. डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी मेनली जो होता है ये फर्स्ट फेज़ होता है एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस का. अब ये जो स्टडीज़ होती है ये कंसर्न होती हैं ऑब्जर्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो डिजीज़, और जो उसके हेल्थ रिलेटेड करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर उनको ऑब्जर्व करना है हमने, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है. अब ये जो स्टडीज़ होती है बेसिकली क्वेश्चन आस्क करती है, जैसे व्हेन इज़ द डिजीज़ अकरिंग, कब हो रही है, वेयर इट इज़ अकरिंग, कहाँ पे हो रही है, हु इज़ गेटिंग द डिजीज़, और किसकी वजह से, कौन है जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो रही है. सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी. एम क्या होता है इसका, फर्स्ट वन है इवेलुएशन ऑफ हेल्थ स्टेटस, एक तो हेल्थ स्टेटस को इवेलुएट करना. सेकेंड वन है कंपैरिजन करना, डिफरेंट पॉपुलेशन और कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करना. और लास्ट है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स को जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम, दैट कैन बी सॉल्व बाय कोई भी एनालिटिकल मेथड यूज़ करके हम उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट मेथड दैट इज़ एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी. जो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है वो मेनली फोकस होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़, वेदर की उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है या कम है. एम क्या क्या हो सकता है एनालिटिकल स्टडीज़ का, एक तो ये फाइंड आउट करना कि जो डिज़ीज़ हो रही है कौन से सस्पेक्टेड फैक्टर हैं जिनकी वजह से वो डिज़ीज़ हो रही है, और दूसरा है इन स्टडी को प्रॉब्लम करना जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में. मेनली ये जो आपकी एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी होती है 2 टाइप्स की होती है, एक होती है केस कंट्रोल स्टडी और एक होती है कोहोर्ट स्टडी. जो केस कंट्रोल स्टडी होती है उसके अंदर मेनली कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, इट इज़ यूज टू कंट्रोल एंड केसेस फॉर कंपेरिजन. इसमें क्या कर सकते हैं, वो कंट्रोल करना है केसेस को और उनको क्या करना है, स्टडी करना है. जबकि जो